नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज की दुनिया में हास्य, परिहास, कविता, संस्कृति, तीज त्योहार, इन सब से हम थोड़े से विचलित होते जा रहे हैं। विचलित का मतलब समझिए कि हम दूर होते जा रहे हैं। मौजूदा समय की जो भी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकता हो, लेकिन साहित्य और संस्कृति एक ऐसी धरोहर है जो हमें हमेशा बांध के रखती है और कोशिशें लगातार साहित्यकार हो, कविताकार हो, कवि हो, वो करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऐसे एक शख्सियत जो देश विदेश ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित कर चुके शशिकांत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जगह से निकल के विश्व स्तर पे जाके कविता पाठ करना, अनुभव कैसा रहा? शुरुआत कहाँ से हुई? अभी कहाँ रहा अनुभव, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। एक शेर मैंने किसी बड़े शायर का सुना था कि यह सोचकर मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ता गया, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। जब भी किसी एक पायदान पे पहुंचते हैं तो लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। 38 साल हो गए मुझे, लेकिन अभी तक का तो सफर बहुत अच्छा रहा। अनुभव तो खट्टे मीठे होते ही हैं, जो एक यात्रा में संघर्ष होता है। और जब आप सृजन के क्षेत्र से जुड़े हों और आप अपने सृजन को जब साधना से जोड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि यात्रा सुगम होती चली जाती है। सृजन और साधना आज की ओर क्यों विचलित है? नहीं, विचलित नहीं है। आज की पीढ़ी थोड़ी सी जल्दबाजी में है, बस, और कुछ नहीं है। बाकी आज की पीढ़ी बहुत प्रतिभाशाली है। आज की पीढ़ी बहुत अच्छा कह रही है, लिख रही है, कर रही है। कला के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, कविता के क्षेत्र में हो, लेकिन बस थोड़ी सी जल्दबाजी है। जैसे आज आप जिस स्तर पे हैं पत्रकारिता के, तो आप पहले दिन तो नहीं होंगे। पहले दिन का जब आप सफर याद करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कहां से शुरू होकर कहां तक आया हूं। और आज से 20 साल बाद जब आप पलट कर देखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा व्यक्तिगत मत है, कि जितने भी सृजन से जुड़े हुए लोग हैं, कला से जुड़े हुए लोग हैं, संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको अपने आप को साधना से जोड़ना ही चाहिए। 38 साल पहले आपने कविता पाठ शुरू किया, 38 साल का सफर आपने बताया। कितना परिवर्तन देखते हैं? 4 दशक लगभग होने को है। बहुत परिवर्तन है, जमीन आसमान का परिवर्तन। मैं बाल कवि के रूप में आया था। 12 साल की उम्र में मैंने पहली कविता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से द्रवित होकर लिखी थी, जबकि मेरा परिवार संघ का परिवार था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबद्ध परिवारों में से एक परिवार में जन्मा हूं, शिशु स्वयंसेवक हूं। संघ के शताब्दी वर्ष चल रहा है, लेकिन मैं इंदिरा गांधी की हत्या से बहुत द्रवित हुआ, क्योंकि मैं इंदिरा जी को बहुत प्रेम करता था। मैं बहुत इंस्पायर होता था उनको देखकर, उनको सुनकर। अटल जी और इंदिरा जी मेरे आदर्श रहे। तो जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो मैंने पहली कविता लिखी। और बाल सभाएं होती थी पहले हमारे सरकारी स्कूलों में, शनिवार के दिन आधे दिन पढ़ाई, छुट्टी, फिर बाल सभा। तो उसमें मैंने पढ़ी, बस यहीं से यात्रा शुरू हुई। और फिर मुझे गिरवर सिंह भंवरसरी के बड़े कलमकार मिले, जिन्होंने मुझे कवि सम्मेलन, पहले दिन से कवि सम्मेलन से जोड़ा। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं प्रथम दिवस से कमर्शियल कवि सम्मेलनों में हूं, जो जनता के बीच में होते हैं। तो उसके कारण एक, फिर भी यात्रा में उतार चढ़ाव तो होता ही है, संघर्ष तो होता ही है। सफलता संघर्ष मांगती है। पहली लाइन, पहला शब्द, पहला दिन, बड़ा अनुभव रहता है, आजीवन याद रहता है। आपने कहा कि द्रवित होके मैंने लिखा। अगर 2 लाइन अगर याद हो आपको तो? वो उस कविता की तब मुझे शायद कोई लाइन याद भी नहीं है। इंदिरा जी की हत्या पे लिखी थी। उसके बाद फिर हिंदी बचाओ आंदोलन शुरू हो गया था। वेद प्रताप वैदिक जी ने जिसको शुरू किया था 85-86 में, तो उससे जुड़ गए थे। फिर हिंदी के समर्थन में कविता लिखी थी। उस समय कॉन्वेंट कल्चरों में हिंदी शब्द बोलने पे 4 आने समझते हैं आप? चवन्नी, 1 रुपए का चौथाई हिस्सा चवन्नी चलती थी। 4 आने दंड होता था। तो मेरे एक दोस्त ने बताया, वो भी हिंदी का कवि था, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। तो उसने बताया, मेरे स्कूल में एक शब्द हिंदी का बोलो तो 4 आने दंड होता है। तो मैंने एक कविता लिखी, मैंने पढ़ी, फिर मैंने उसको कहा तू पढ़ना। तो उसने पढ़ दी उस कविता को, तो उसको स्कूल से बाहर कर दी। तो मुझे लगा कि नहीं, कविता असर भी करती है। तो ऐसे यात्रा शुरू हुई। फिर हम राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ गए। राम जन्मभूमि आंदोलन का जन जागरण 87, 88, 89 में शुरू हुआ। फिर तो गांव-गांव, ढानी-ढानी, चौक चौराहे पर जो कवि सम्मेलन होते थे, मैं उस जमाने में भी रायपुर के राठौर चौक के कवि सम्मेलन में सबसे बड़ा प्रसिद्ध, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने पवन दीवान जी के साथ कविता पढ़ी मंच पे। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे छत्तीसगढ़ सबसे पहले दिखाने वाले मुकुंद कौशल सरी के बड़े कवि साहित्यकार पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी के साथ मैंने कई दिन तक, हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन के घूमे छत्तीसगढ़ में। खूब हमारा साथ रहा। अब जो नई पीढ़ी के कवि आए हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं, अच्छा लगा। आपके उस दोस्त को फिर एडमिशन मिला कि नहीं कॉन्वेंट में? फिर तो वो किसी लायक नहीं बचा।
आपकी पहली कविता जिसने बड़ा असर, मारक असर किया, जो आजीवन याद आपको भी आपके दोस्त को भी होगा, उसकी अगर 2 लाइन आपको याद हो तो? वही आंदोलनकारी जो जुमले होते हैं स्वाभाविक रूप से वही थे। अब तो उनको अब चूंकि मैं 52 साल में इस समय रन कर रहा हूं तो वो स्मृति पटल से भी वो कविताएं चली जाती हैं जो नहीं पढ़ी जाती हैं। अच्छा, हम लोग उस समय इतने ज्यादा व्यवस्थित भी नहीं थे कि उन सब चीजों को लिख के रखें। लिखते तो आज भी नहीं है, आज भी हमारी कविताएं पहले जनता के बीच में जाती है, उसके बाद डायरी में जाती है। लेकिन ऐसा कम हो गया से बदलते दौर में, जिस तरह से लोग सोशल मीडिया तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले लोग लिख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद जनता के बीच में चीजें जा रही हैं। इसीलिए मारक कम है ना। लिख तो खूब रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, रोज टीवी पे कविता के कार्यक्रम आ रहे हैं, लेकिन उनको सुन कौन रहा है? क्योंकि आप जब बना के लिखते हैं, जब बना के आप लिखते हैं तो उसका असर कम होगा। जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, अगर आप हाथ में प्रश्न लेकर लिख कर बैठेंगे तो आप उतना अच्छा साक्षात्कार मेरा नहीं कर पाएंगे, और अगर मैं कागज देख के उत्तर दूंगा तो मैं भी उतनी अच्छी बात नहीं कह पाऊंगा, मेरे अंदर से बात नहीं निकलेगी। तो अंदर से बात निकालने के लिए फिर मैं कहूंगा कि आपको साधना से जुड़ना पड़ेगा। जो साधक होगा वो ये कभी नहीं करेगा। हम लोग अनफिट हैं उन कार्यक्रमों के लिए, हम लोग जाते भी नहीं है। जब उन चैनलों के कोई स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, किसी राष्ट्रभक्ति का कोई दिन के लिए विशेष, जैसे अभी सेना दिवस पे कार्यक्रम था, तो उनमें हम लोग सहभागिता रहे। अब वो त्वरित कुछ भी बना के लिखना, इसलिए वो कविता की श्रेणी में कमी आता है। स्तर थोड़ा कम होता जा रहा है बदलते दौर में। भाई स्तर तो बनेगा ही नहीं ना, जब स्वाभाविक चीजें अंदर से निकलेगी तभी स्तर बनेगा। क्योंकि वो देखिए, हम अगर कोई कवि ये कहता है कि मैं कविता लिखता हूं, तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है सृष्टि में। कोई कवि कविता नहीं लिखता है, कविताएं हमेशा ऊपर से उतरती हैं। इसीलिए कवियों के बारे में कहा है नीरज जी ने कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और मैं आज आप सभी के विद्वान पत्रकार के सामने एक बात और बोलना चाहता हूं कि कवि जो होता है वो इंसान और ईश्वर के बीच की कड़ी है। ईश्वर को जब कुछ कहना होता है इंसान से, तो वो माध्यम बनाता है कवि को। भगवान राम तो आज तक कुछ कहने नहीं आए, विष्णु को नहीं देखा हमने, शंकर भगवान को नहीं देखा, है ना। लेकिन जब उनको कुछ कहना होता है तो माध्यम कौन बनता है? कवि बनता है। तो वो मानस लिखता है, वो गीता लिखता है, वो महाभारत लिखता है, वो वेद लिखता है, वो पुराण लिखता है, वो मंत्र लिखता है, वो आरती लिखता है। ये लिखने वाले कौन है? ये इंसान है, लेकिन प्रतिनिधि किसके हैं? ईश्वर के। और जब इंसान को ईश्वर को कुछ कहना होता है तो फिर वो उन आरतियों का सहारा लेता है, भजनों का सहारा लेता है, मंत्रों का सहारा लेता है। तो माध्यम कौन बनता है? कवि की कलम, कवि के द्वारा लिखे गए मंत्र, वन लाइनर। अभी जितनी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, जो मंत्र हैं, जो गायत्री मंत्र है, तो हनुमान चालीसा, ये क्या, ये कवि ने तो रचे हैं। तो इसलिए आप कभी सोच के देखना, ईश्वर और इंसान के बीच की कड़ी का नाम है कवि। इसलिए कवियों को अपनी गरिमा, अपने गौरव, अपने मान, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान को हमेशा बचा के रखना चाहिए। मंच के स्वरूप में और मंच के बाहर के स्वरूप में बड़ा अंतर समझ आ रहा है। आप एक हास्य के कवि, उस स्तर के कवि, बड़े आध्यात्म की बातें हो रही, कैसे तालमेल हो पाता है? वही, आप अगर साधना से जुड़े हैं तो आपको हर तत्व स्पर्श है। आपके हाथ से आपसे कोई दूर नहीं है, संयोग आपसे वियोग कोई दूर नहीं है, कोई रस आपसे दूर नहीं है। कवि सिर्फ कवि होता है। कवि, ये जो कहते हैं ना लोग, वरिष्ठ कवि, कनिष्ठ कवि, नया कवि, पुराना कवि, बड़ा कवि, छोटा कवि, राष्ट्रीय कवि, अंतरराष्ट्रीय कवि, ये सब भ्रम है। ये आदमी का ओढ़ा हुआ झूठ है। क्या बात। कवि सिर्फ कवि होता है। हो सकता है आज का आया हुआ कवि हमसे अच्छी बात कहते, तो इसका क्या मतलब है? उसका सम्मान नहीं करोगे क्या आप? करना पड़ेगा। मंच पर जब 7 कवि बैठे होते हैं तो मेरे लिए 7 कवि समकक्ष होते हैं, 7 कवि मुझसे श्रेष्ठ होते हैं। जब तक आप इस भाव से नहीं रहेंगे तब तक आप कविता और कवि सम्मेलन और मंच और इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मैंने तो अपने आप को साधना से जोड़ रखा है। और मैं जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं, जब नए लोग मेरे से मिलने आते हैं, जो लोग हमको देख के कवि बनते हैं या हमारे ग्लैमर को देख के बनना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि कवि बनना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी सृजनशीलता को साधना से जोड़ोगे तो परिणाम बहुत सकारात्मक आएंगे। लेकिन आजकल कविता भी कमर्शियलाइज हो गया साहब, पूरा कमर्शियल पैटर्न पे चले गए। समाज को संदेश कैसे जाएगा? देखिए, जो कला कमर्शियलाइज नहीं होगी वो समाप्त हो जाएगी। कला को कमर्शियलाइज होना अच्छे सुखद लक्षण है समाज में। कला का अगर प्रतिसाद नहीं मिलेगा तो कलाकार समाप्त हो जाएगा। शशिकांत यादव एक कवि हैं, लेकिन वो एक कवि होने के साथ साथ एक पुत्र भी हैं, एक पति हैं, 3 बच्चों के पिता हैं। अब वो पुत्र हैं, पति हैं और पिता हैं,
तो उसकी जो जिम्मेदारी है, उसका जो निर्वहन है वो अर्थ से ही होगा। अर्थ का काम अर्थ ही करता है, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। और कला को अगर जिंदा रखना है तो अर्थ की प्रधानता भी आवश्यक है। लेकिन मैं जो आपकी जो पीड़ा है उसको मैं अब कहने जा रहा हूं, उसमें एक मर्यादा रेखा सबको रखनी पड़ेगी, संतुष्टि का भाव रखना पड़ेगा। हम टाटा बिरला अंबानी के घर पैदा नहीं हुए और हम ना टाटा बिरला अंबानी बनने के लिए पैदा हुए। हमारा काम है समाज को संस्कारित करना। देखिए, सड़क, पुल, लाइट, बिजली, ये सब सरकारों का काम है ना? कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए। हम रायपुर तब से आते हैं जब रायपुर में कुछ नहीं था। दंतेवाड़ा जाने में 16-16 घंटे लगते थे और जाते थे तो ये नहीं पता था कि आएंगे कि नहीं वापिस। थी ना ऐसी स्थिति। आज दंतेवाड़ा जाने में कितने समय लगता है? 4.5-5 घंटे, है ना? तो ये काम सरकार का है, जो काम सरकार ने किया। लेकिन एक नागरिक के अंदर उसका सांस्कृतिक बोध बनाए रखना, उसकी आचार्य नागरिक संहिता का उसको एहसास कराए रखना, ये काम कवियों का है, ये कलाकारों का है, पत्रकारों का है, साहित्यकारों का है। तो हमारे आपको और हमको जो मिलता है समाज से, उसकी एक सीमा है और उसमें हमको और आपको संतोष करना आना चाहिए। अब हम अपना कंपैरिजन अगर बड़े व्यापारिक घरानों से करेंगे तो फिर वो अंधी दौड़ शुरू हो जाएगी। फिर आपको ये प्रश्न करने का अवसर मिल जाएगा कि आर्थिक रूप से ज्यादा डिपेंडेंस। एक अजीब सी तस्वीर दिख रही है। आप हम सब से, जितने लोग मौजूद, सबसे बेहतर आप समझते हैं कि साहब एक ना ग्रुपिज्म हो गया है कि मंच पे कौन होगा वो भी वही डिसाइड करेंगे जो प्रमुख होंगे। ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा चलता भी नहीं। और ऐसा जो लोग चलाते हैं, अब बहुत जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं और बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, जो लोग ये चलाते हैं मंचों पर, वो कुछ दिन बाद खुद ही चलन से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टहनी पे जो पत्ती खिली है, टहनी पे जो फूल खिला है, टहनी पे जो कली खिली है, वो फूल बनेगी। और वो आपके कारण नहीं खिली, वो प्रकृति के कारण खिली है। उसको अवसर प्रकृति ने दिया है। तो आप उसके खुलने पे अगर प्रतिबंध लगाते हैं तो आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। और जो लोग प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, प्रकृति उनके साथ कभी भी न्याय नहीं करती है। बाल कवि बैरागी एक बात कहा करते थे कि जो टहनियां नई कोपलों का स्वागत नहीं करती हैं, वो ठूठ हो जाया करती हैं। तो जो लोग ये ग्रुपिज्म करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग ग्रुपिज्म करते हैं, प्रकृति खुद उन्हें बाहर कर देती है। और अगर ग्रुपिज्म से ही दुनिया चलती तो फिर वही होते, फिर आज हम शरीर के लोग तो होते ही नहीं। तो इसलिए जो लोग इससे प्रभावित, कई बार नए लोग घबरा जाते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा लगाए रखिए और आप अपने काम करते रहिए। किया हुआ काम और करी हुई मेहनत, ये भी देखो वन लाइनर है, किसी कवि ने लिखी होगी, लेकिन हमारे बाप दादा हमको समझाते थे, किया हुआ काम और करी हुई मेहनत कभी भी अकारत नहीं जाती है, बेकार नहीं जाती है, वो अपना रंग दिखाती है। आज एक गली में एक मजदूर के घर पैदा हुआ लड़का एक छोटे से शहर से निकलकर अगर आपके साथ बैठा है, तो ये ग्रुपिज्म वालों ने प्रयास नहीं किया होगा, ऐसा तो नहीं है, किया ही होगा। लेकिन हम अपनी सकारात्मकता से लगे रहे, आज यहाँ पहुंच गए। एक गरीब घर का बेटा, एक माँ जो लोगों के घरों में काम करती थी, उसके बेटे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया, आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। अगर वो अपनी सकारात्मकता से लगे रहे तो आज अवसर मिल गया। तो सकारात्मक रहिए और सृजन को साधना से जोड़िए। साधना से जुड़ेंगे तो सकारात्मक परिणाम आएंगे। दोहरी जिम्मेदारी में आप लोग रहते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी भी, मंच की जिम्मेदारी भी। आपके कहे हुए एक एक शब्द कई मायने होते हैं उसके, और कई दूर तक उसके संदेश होते हैं। बहुत पैनिक होके चलना पड़ता होगा, बहुत संभल के चलना होता होगा आप लोग को, जिस मंच पे आप बैठ के कविता कहते हैं। बिल्कुल भी पैनिक तो नहीं होते हम कभी भी, क्योंकि मैं फिर आपको कह रहा हूं ना, ये हमको कुछ ईश्वरीय प्रदत्त मैं जो महसूस करता हूं, जो ये महसूस करने के बाद मैं कह रहा हूं, किसी के बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत बारे में, कि जरा भी हम पैनिक नहीं होते हैं, जरा भी हम सोचते नहीं है। हमारे मुंह से प्रत्युन्नति से अपने आप वो सब चीजें बाहर आती हैं, और वो लाने वाला कोई और है, वो तरंगे ही अलग होती हैं। जैसे मैं अभी यहाँ से आपसे बात करने आया हूं, तो 1 मिनट पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे किससे बात करनी है, क्या बात करनी है। तो आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब मैं समझता हूं कि जब आखिरी में आप देखेंगे तो मैं आपको संतुष्ट कर पा रहा हूंगा। तो ये जो भाव है, ये जो इसको क्या कहना चाहिए, ये जो सिद्धि है, ये ईश्वर प्रदत्त होती है। और ये तभी आती है जब आप अंदर के आंगन को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे, साधना के लिए तैयार रखेंगे,
तो फिर प्रस्फुटन, उसमें नया उत्पादन, बीज अंकुरित होते रहते हैं। तो वहीं से फिर बात निकलती है, फिर बात में से बात निकलती चली जाती है। वही कभी हास्य हो जाती, कभी व्यंग हो जाती है, कभी देशभक्ति हो जाती, कभी अध्यात्म से जुड़ जाती है, कभी विरह हो जाती है, वियोग, संयोग, सब वो एक अंदर की कुलबुलाहट है जो अंदर से निकलती है। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। अब एक समाज के आयोजन में आप आए हुए, एक सामाजिक संस्था है उनका आयोजन है साहब। सामाजिक संस्थाओं का, मैं थोड़ा सा लीक से हटके सवाल पूछ रहा हूं, सामाजिक संस्थाओं का आजकल इंटेंशन जो है वो भी परिवर्तित है, बदलाव है। वो भी चाहते हैं कि हम किसी भी माध्यम से राजनीति के शिखर तक पहुंच पाए। क्या राजनीति ही सब कुछ है देश में? राजनीति सब कुछ तो नहीं है, लेकिन राजनीति बहुत कुछ है। जब सामाजिक क्षेत्र में आप काम करोगे या उनके साथ आप महीने 2 महीने बिताओगे बिग बॉस में अंदर रह के, तो आपको उनकी परेशानी अपने आप समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं एक सामाजिक जीवन भी जीता हूं। मैंने 22 साल विश्व हिंदू परिषद में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में काम किया है। मैं बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से आज भी व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से जुड़ा हुआ हूं। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो अपने आर्थिक एफर्ट सब खूब लगाती हैं। अपनी निजी कमाई में से कुछ पैसा निकाल के समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा का संकल्प लेती हैं, तो गुनाह तो नहीं करती हैं। लेकिन चूंकि एक एजेंसी है, एक माध्यम है राजनीति, जिसके कारण ही उसके काम को जस्टिफिकेशन मिलता है, उसके काम को मान्यता मिलती है और उसके काम को फैलाने का उसको अवसर मिलता है। इसलिए उनको राजनीतिक लोगों से और राजनीति से अपने संबंधों को हमेशा तादाद में स्थापित करके रखना पड़ता है। और वो मैं समझता हूं कि अगर समाज के हित में कोई संस्था काम करती है, मान लो गरीब बच्चों को पढ़ाती है, अंधे बच्चों को पढ़ाती है, विकलांग लोगों के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, बेटियों के लिए काम करती है, और अगर वो राजनीति का सहारा लेती भी और राजनीति वाले भी उनको अगर सहारा देते भी हैं, तो इसमें कोई बुरा काम नहीं है। और मैं समझता हूं कि राजनीति में काम करने वाले लोगों को अपने 10 दरवाजों में से एक दरवाजा उन सामाजिक संस्थाओं के लिए हमेशा खोल के रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, सामाजिक संस्थाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। अभी आपने कोरोना काल देखा बहुत करीब से। हम पूरी दुनिया में केवल इसलिए जीत गए कि हमारे यहाँ के व्यक्ति को खिलाकर खाना आता है। हमारी सामाजिक संस्थाओं ने, जो छोटी से छोटी संस्थाएं थी, छोटे से छोटा व्यक्ति था जिसके घर खुद के घर खाने को नहीं था, उसने भी पड़ोसी की चिंता की। ये सामाजिक संस्थाओं की मेहनत थी। ये सामाजिक संस्थाओं को अपन ने बहुत करीब से देखा, जिन्होंने उस समय बहुत सरकार के संग कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो इसलिए सामाजिक संस्थाओं की वो अपेक्षा कोई नाजायज नहीं है और उनको मान्यता मिलनी चाहिए। मैं फिर से एक बार कविता पे लौटता हूँ। सब कविता का स्वरूप बदल गया, अब भी इस बात को महसूस करते हैं। कटाक्ष कब होगा कि केवल व्यवस्थाओं के साथ ही चला जाएगा? नहीं, कटाक्ष तो कविता का अंग है। कटाक्ष बंद हो जाएगा तो फिर कविता की जिम्मेदारी अधूरी हो जाएगी। कटाक्ष तो होता है, कभी सकारात्मक होता है, कभी नकारात्मक होता है। वर्तमान कालखंड जिसके कारण आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैंने कल एक बड़े मंच पर इंदौर में कहा कि 38 साल मुझे भी हो गए मंच पे। सरकारों के खिलाफ कविता लिखकर हम लोग लोकप्रिय हुए कवि हैं, और सरकारों ने जो कुछ अमानवीय काम किए या अवांछनीय कृत्य किए तो उनके खिलाफ हम लोगों ने कविताएं लिखी। जेपी के आंदोलन से डॉक्टर हरिओम पवार सरी का बड़ा जन कवि पैदा हुआ। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक दौर है, पहली बार पिछले 10 वर्षों में, कि कवि को विपक्ष के खिलाफ कविता लिखनी पड़ रही है। तो आप भी कभी कभी चिंतन करते होंगे, मैं तो करता हूं। हम सरकार के खिलाफ लिखना चाहते हैं, बोलते भी हैं, बोलेंगे भी सही, डरेंगे भी नहीं, क्योंकि हम डरते किसी से नहीं है। लेकिन आप देखिए कि लोग इस देश में एक पार्टी का विरोध करते हैं, एक व्यक्ति का विरोध करते हैं, और व्यक्ति और पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। तो जब आप देश का विरोध करोगे तो आपके समर्थन में कविताएं लिखी जाएंगी, तब तो आपके विरोध में कविता लिखी। जो बात आपको देश में, दिल्ली में कहनी चाहिए, वो आप न्यूयॉर्क में जाके कहते हैं। आप ये कहते हैं कि देश में हमारे सिख पगड़ी बांध के गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे हैं। अब आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आप मुझसे ज्यादा समाज में सक्रिय रहते हैं। देश में ऐसा कौन सा कोना है जहां पे हमारे गुरु के बंदे पगड़ी पहन के गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे हैं? तो आपने तो एक हमारी पूरी व्यवस्था को ही लांछित कर दिया, देश को लांछित कर दिया। तो इसलिए वो अवसर दे रहे हैं, उन्होंने हमारा साथ लेना चाहिए। इनकी जो कमियां हैं वो ढूंढना चाहिए, इनकी कमियों पे प्रहार करना चाहिए, तो कभी भी उनका साथ देंगे। लेकिन आप जब कमियों के बजाय आप जब देश की कमियां और देश के लोकतंत्र को, देश के चुनाव आयोग को, देश की मीडिया को गाली देते हैं आप। कवि तो बहुत दूर की बात है, मीडिया को भी आप बताते हैं कि तो कौन सा नाम देते हैं वो,
मोदी जी का जो गोदी मीडिया, बताओ ये नया शब्द लिया है। कैसे लेकिन व्यवस्थाएं बदलेगी कैसे साहब? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना आपसे। देखिए, कैसे बदले? जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है तो समय पे छोड़ देना चाहिए, समय सब निर्णय कर देगा। 2014 के पहले हम सोच रहे थे कि इस देश का क्या होगा, लेकिन समय ने पलटी खाई और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बदली कि आज हम बहुत अच्छी स्थिति में पूरे विश्व स्तर पे हैं। लेकिन काम करने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और बहुत काम करने की संभावनाएं भारत सरी के बड़े लोकतंत्र में बनी हुई है। हम सब लोग अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ थोड़ा थोड़ा देश और समाज के लिए काम करते रहें, निश्चित रूप से ये समय भी बदलेगा और इससे अच्छा समय भारत का आएगा। भेदभाव को लेकर एक सवाल है मेरा। ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं जो भेदभाव का शिकार ना हो, खास करके सार्वजनिक जीवन में रहने वाले। आप भी उससे पीड़ित होंगे, मैं भी होऊंगा, समाज के लोग भी है। जो आज की पीढ़ियां वो बड़ी भयभीत हो जाती, बड़ी निराश हो जाती साहब कि कैसे होगा, कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। अब आज की पीढ़ी क्या है, इंस्टेंट मैगी खा के 2 मिनट में सारा काम धोया भिगोया हो गया की शैली में है, तो थोड़ी घबराहट वाजिब है। और आपका प्रश्न भी सही है, लेकिन मैं फिर उनसे भी कहूंगा नई पीढ़ी के लोगों से कि धैर्य और संयम बनाए रखें और अपने आत्मबल को और मजबूत करें। ये सब स्थितियां बदलेगी। हर अंधेरे के बाद होगी एक उजाली सुबह, हर अंधेरे के बाद होगी एक उजाली सुबह, बस यही सोचकर हर रात हमने काटी है। 1000 जख्म मिले हैं जहान से हमको, हमने बदले में भी मुस्कान उनको बांटी है। तो 1985 वाला देश देखते हैं और आज देखते हैं तो बहुत अंतर है। तो आज के बाद 20-25 साल बाद जब हमारे बच्चे इस देश को देखेंगे तो वातावरण कुछ और होगा और आप सभी के लोगों की सकारात्मक ऊर्जा काम करेगी। और अच्छे लोग बहुत हैं भाई साहब, अच्छे लोगों के कारण ही ये देश चल रहा है। बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे काम हो रहे हैं इस देश में, इसीलिए ये देश अच्छे से चल रहा है। एक सवाल है, मौजूदा व्यवस्था 2047 को टारगेट करके चल रही है साहब। 2047 में हमको यहां तक जाना है, उस पर भी कमियां निकाली जा रही कि साहब कल का ठिकाना नहीं, आप 47 का प्लान बना रहे। ठिकाना तो अगले पल का भी नहीं है ना, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अगले पल के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ये शाश्वत सत्य है कि अगले पल का और अगले साल का और अगले दिन का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हम चले जाएंगे तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी, ये भी सोचना मूर्खता है। तो जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि 2047 में मेरा भारत कैसा होगा, और अगर वो पूरे जनमानस का और इतने बड़े लोकतंत्र का एक मानस बना रहा है कि हमको 2047 के लिए ऐसा भारत बनाना है, तो हम तो उस भाव से बहुत अंदर से प्रसन्नचित हैं, उत्फुल्लित हैं कि यार हमारे संग भले ही थोड़ा अन्याय हुआ हो, भेदभाव हुआ हो, हमें कम संसाधन मिले हों, लेकिन हमारे बच्चों को तो आने वाला अच्छा भारत मिलेगा। अगर ये भाव सोच के हम उस 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम भी सकारात्मकता के साथ, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा देश मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छे संसाधन मिले। तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये तो क्या है, मैंने वही बताया ना कि एक शेर है डॉक्टर कुंवर बेचन का, मैं आप याद रखिएगा जीवन में, कि माना कि मेरे सामने खाली गिलास है। सकारात्मकता कैसे, इसीलिए कविता की जरूरत है, इसीलिए कविता शाश्वत है, सत्य है, सार्वभौमिक है और प्रासंगिक है, और जब तक सृष्टि है तब तक कविता की आवश्यकता रहेगी। माना कि मेरे सामने खाली गिलास है, पर इतनी तो तसल्ली है सुराही के पास। ये होती है सकारात्मकता, ये देती है कविता। नवाज देवबंदी साहब का एक बहुत बढ़िया शेर है जो मैं अपने जीवन में आत्मसात किए हुए हूं। आज आप सुनने के बाद आप भी उसको आत्मसात करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि अच्छा तो होता आग बुझाने में मरते हम। मरना अंतिम सत्य है, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा। अब ये लोग जो लोग 2047 में कमियां निकाल रहे हैं, मैं उनको ये शेर समर्पित कर रहा हूं कि अच्छा तो होता आग बुझाने में मरते हम, अफसोस है कि जान बचाने में मर गए। क्या बात। तो जब मरना ही है तो हम आग बुझाने में मरेंगे भाई। लेकिन लोग तो आग लगाने में मर जा रहे हैं आजकल। देखिए, अब उनको जितना उनका सामान्य ज्ञान है, जैसे उनके संस्कार है, जैसी उनकी बुद्धि है, वो तो वही करेंगे। और मैं तो कहता हूं उन्होंने करना चाहिए। उनके कारण क्या होता है, देखिए, उनके कारण आप सभी के जो सकारात्मक सोचने वाले लोग हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और मैं तो कहता हूं कि प्रकृति जो करती है सब अच्छा करती है। ऐसे लोगों का सक्रिय होना भी आप सभी के लोगों को सक्रिय करने की एक प्रेरणा है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी आपकी डेंसिटी में कम आ जाए, हमारे प्रतिरोधक क्षमता, जैसे वो एंटीबायोटिक लेते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करते हैं कि जितना ये हमारे देश और समाज के खिलाफ बोलेंगे उतना अच्छे लोग मैदान पकड़ेंगे। वो अच्छे लोग मैदान पकड़ेंगे तो अच्छा काम होते चला जाएगा। आप हास्य परिहास के कवि हैं, दर्शक इंतजार में बैठे कि साहब कुछ हास हो जाए तो आनंद आ जाए, अभी समापन करेंगे। देखिए, हंसने के लिए किसी भी कोचिंग क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
हास्य हमारे आसपास बिखरा हुआ है, केवल उसको महसूस करना पड़ता है। पति पत्नी का संवाद, पहले एक छंद आपको सुनाता हूं मैं। मोदी जी के आने के बाद सब काम ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो हमने, देखो कवि क्या सोचता है, कवि ने कल्पना करी कि डिजिटल इंडिया में प्यार कैसे होगा। पहले तो प्रेम पत्र होते थे, कबूतर से पहले पत्र छोड़े जाते थे। हमारे जमाने में कॉलेज में प्रेम पत्र लिखे जाते थे, पढ़े जाते थे, बोले जाते थे। अब क्या होगा, अब प्यार डिजिटल हो गया है। तो मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेडनेसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है। ना ही कोई नैन लड़े, ना ही प्रेम पत्र पढ़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है। सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार। क्या बात, क्या बात। और अगर ये प्यार सफल हो जाए तो घर में जो 2-3 बच्चे जब हो जाते हैं, उसके बाद पति पत्नी के बीच में हमारे यहाँ जो संवाद होते हैं, उसके लिए हमको कहीं भी आनंद ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत है। हमारे घर में ही इतना भरा पड़ा है, केवल महसूस करना पड़ता है। पति बोला पत्नी से प्राण प्यारी, समझ जाता जिंदगी को मेरी तूने पतझार किया है। मैं तो रस रंग की बहार, समझ जाता घोड़ी जिंदगी को मेरी तूने झार झार किया है। तो ताव खा के बोली मेरी तन वीना छेड़ छेड़, झनकार को ही तूने तार तार किया है। घर में जो 3 पांडुलिपियां ये खेल रही, इनको क्या विश्व बैंक से उधार लिया। बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया समय देने के लिए। आप बहुत व्यस्त कार्यक्रम में आए, उसके बाद भी आपने समय दिया, आपका आभार। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।